तो हे गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स। देखो, बहुत कम दिन बचा है ना कि तुम्हारा एग्जाम बहुत करीब आ रहा है। अगले महीने से तुम्हारा प्री बोर्ड भी स्टार्ट हो जाने वाले हैं। तो ध्यान से पढ़ना, लास्ट रिवीजन समझ के पूरा टॉपिक मैं कवर करूंगा, हर एक बात बताऊंगा। अगर अभी तक मन से नहीं पढ़ा ना, तो इस बार लास्ट समझ के अच्छे से पढ़ाई कर लेना, ठीक है ना। और ये पीडीएफ जो यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा रिवीजन के लिए, तुम डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करके। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तुम्हारे फायदा के लिए, ठीक है ना। और वहाँ पे बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके लास्ट एग्जाम में बहुत काम की चीज़ें होती हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड वाले मैं वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि चैप्टर का नाम आपका क्या होने वाला है भैया, केमिकल काइनेटिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? केमिकल काइनेटिक्स को। तो कहते किसे हैं हम केमिकल काइनेटिक्स? स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिज्म। कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे कोई भी रिएक्शन होती है तो जानते होंगे कि मान लो एक रिएक्शन है हो रही है जहाँ पे ए बी कन्वर्ट हो रहा है सी के अंदर, ए बी कन्वर्ट हो रहा है सी के अंदर। तो उस रिएक्शन की जो रेट होगी ना, उसकी रेट की हम स्टडी कर रहे हो, या तो उसकी मैकेनिज्म कैसे वो रेट चल रही है उसकी स्टडी हम कर रहे हो। किसके अंदर पढ़ते हैं हम? केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो होती है आपकी, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो होती है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। जैसे अगर, अच्छा तुम बात बताओ, किसी भी चीज़ की हमें रेट निकालनी होती है तो रेट हमेशा हम टाइम के साथ ही निकाल सकते हैं ना, कि इतने समय में इतने टाइम में इसने इतना कवर किया। जैसे अगर हमें वेलोसिटी की रेट निकालनी हो, कैसे करोगे? कि इतना समय में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, यही होती है ना वेलोसिटी। सॉरी, स्पीड। वेलोसिटी तो हम डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। आई होप अगर आप फिजिक्स भी अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो मैं कोई यहाँ पे ऐसी बात नहीं बोलूंगा जो आप रिलेट नहीं कर पाओगे। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हमने बता दिया। डिफिनेशन क्या बोलोगे आप? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट भी हो सकता है वह, तो या तो वह सॉरी प्रोडक्ट भी हो सकता है। टाइम क्या होगा? पर यूनिट टाइम। तो अब मैंने क्या बताया? चेंज रिएक्टेंट का या तो प्रोडक्ट का पर यूनिट टाइम। तो इस प्रकार इसकी जो हमारी यूनिट हो जाएगी रेट रिएक्शन की, वो होती है मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। अच्छा कैसे आया यहाँ पे? तो इतना तो मैं बता ही सकता हूँ, ध्यान से देखना। हमने बताया कि चेंज हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन में, नीचे क्या हो रहा है? पर यूनिट टाइम। जानते हो कॉन्सेंट्रेशन को ना, जब भी तुम्हारे सामने कॉन्सेंट्रेशन आया करो तो उसको ना पता किससे रिलेट किया करो कि वहां पे भैया वो मोलैरिटी की बात कर रहे हो। मोलैरिटी क्या होती है? कॉन्सेंट्रेशन। क्या होता है? मोल, मोल पर यूनिट टाइम, सॉरी मोल पर यूनिट वॉल्यूम, यही होता है ना, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन। अपाने भैया यहाँ पे टाइम भी तो है, डेल्टा टी। तो मोल यहाँ पे हो गया क्या? मोल, लीटर इनवर्स यह जो है वॉल्यूम का, और यहाँ पे सेकेंड का इनवर्स। तो यह यूनिट तुम ध्यान देना, यह जो यूनिट मैंने यहाँ पे लिखा है इसको सीधा का सीधा ध्यान देना है ना, बिना किसी परेशानी का। इस यूनिट को तुम ध्यान देना कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की यूनिट होती है मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। एक नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन में सीधा यही पूछा जा सकता है आपसे। चलो आगे आते हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का, तो रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आइदर रिएक्टेंट, वही बात है, आई पे दोबारा लिख दी भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। अब देखो यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा ना। जैसे कि मान लो कोई रिएक्शन हमारी ए थी, कन्वर्ट हो रही है बी के अंदर। कोई रिएक्शन हमारी ए है, बी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। अच्छा यह बताओ कि इसमें ए क्या है? ए, इसको मैं बोल सकता हूँ क्या भाई कि यह रिएक्टेंट है? बिल्कुल बोल सकता हूँ। इसको हम प्रोडक्ट बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना हम, इसको हम प्रोडक्ट बोल सकते हैं। अगर बात करूं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, मतलब कि खत्म हो रहा है, अगर मान लो कि रिएक्शन स्टार्ट होगी, तो अब ए क्या होगा? ए घटना स्टार्ट करेगा धीरे धीरे, और बी क्या होगा? बढ़ना स्टार्ट करेगा। यही बात होगी ना। तो अगर मैं डिसअपीयरेंस की बात करूं ए को, तो ए घट रहा है ना, इसलिए हम इसकी रेट लिखेंगे ना, इसकी। तो क्या लिखेंगे? डेल्टा ए, ब्रैकेट में देखो, इस ब्रैकेट का मतलब होता है ना कि हम कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे हैं ए की। इसका मतलब क्या होता है? देखो, इसको साइंस की लैंग्वेज में इसको एक्टिव मास भी हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव मास। और एक्टिव मास किसको डिफाइन करता है? ये बताता है कॉन्सेंट्रेशन को ना, कॉन्सेंट्रेशन को। तो ध्यान देना कि अब देखो यह क्या हो रहा है, रिएक्टेंट घट रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? डी ए अपॉन में डी टी। इसको हम पढ़ के क्या बोलते हैं? इसको रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि इसकी रिएक्टेंट की, जो कि घट रहा है समय के साथ, तो इसलिए इसके आगे हम क्या लगाते हैं? साइन माइनस। क्लियर ना? ये रहा प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट की हम रेट अलग से लिखेंगे। क्या लिखूंगा मैं? डेल्टा डी बी अपॉन में डी टी लिख दिया। इसके आगे मैं लगाऊंगा प्लस, क्योंकि समय के साथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देख लो यही लिखा है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोलूंगा, ए को अगर मैं बोलूँ तो भाई ये तो घट रहा है ना समय के साथ, तो इसके लिए वर्ड यूज हुआ है डिसअपियरेंस। फॉर्मेशन, बी का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन, समय के साथ बढ़ रहा है, तो इसलिए इसके लिए क्या यूज हुआ है? फॉर्मेशन। अब देखो
बता दिया है कौन चीज़ क्या है। इसको बताने के लिए मैं लेता हूँ हाइलाइटर ताकि तुम समझो। देखो बोला है कि डी ए यहाँ पे जो है यह क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए ओवर टाइम पीरियड। डी टी बिकॉज ए डिक्रीज हो रहा है विद टाइम, बता दिया मैंने। डी ए इज ए निगेटिव, इसलिए टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने आगे कोई पूछे तुमसे कि यहाँ पे माइनस क्यों लगा रहे हो तुम, यहाँ पे निगेटिव क्यों लगा, तुम बोलना कि समय के साथ भैया डिक्रीज हो रही है इसलिए। ठीक है ना। अब आगे, अब हम थोड़ा सा ग्राफ से समझते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ग्राफ से समझोगे क्लियर हो जाएगा ना। देखो जल्दी लग रहा होगा कि भैया थोड़ा सा आप फास्ट कर रहे हो, तो भाई फास्ट करना पड़ेगा, तुम्हारे लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। ठीक है ना। अगर अभी भी समझ रहे हो कि सोच रहे हो कि आराम से कवर करूंगा, तो नहीं हो पाएगा। देखो कंटेंट में पूरा दूंगा, थोड़ा सा फास्ट होगा, तुम प्लीज़ उसको मैनेज करना भाई। और अभी मोटिवेशन का ज़्यादा तुम सोर्स मत ढूंढो, बस यह समझो कि हमें बोर्ड में एक अच्छा नंबर से मतलब निकलना है यहाँ से। ठीक है ना। साइंस लेना इतना मतलब आसान से काम नहीं होता है। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, साइंस तुमने लिया है, तुम्हारे सामने दो रास्ते, या तो तुम मेडिकल में जाओगे या तो सॉरी इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाओगे। दोनों क्षेत्र बहुत बड़े होते हैं और बहुत मतलब यहाँ पे मेहनत मांगती है। तो प्लीज़ कोऑपरेट करके ध्यान से समझो, ध्यान से पढ़ो और एग्ज़ाम बढ़िया करो। मोटिवेशन था इसलिए एग्ज़ाम पास में है, नहीं तो ये सब मेरे मतलब बस की बात नहीं है। देखो यहाँ पे ध्यान से, इधर ग्राफ मैंने एक प्लॉट किया है, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम बोला और वाई पे हमने कॉन्सेंट्रेशन लिया। तो समझो कि धीरे धीरे अगर मैं समय को बढ़ाऊं तो जो प्रोडक्ट होगा वह इंक्रीज करेगा भैया। वही तो हम पढ़ रहे हैं कि एक ए था, दूसरा हमारा सॉरी ए से बन रहा है हमारा बी, ए से क्या बन रहा है बी, तो समय के साथ साथ ए घट रहा है, समय के साथ ए घट रहा है और बी क्या हो रहा था, सॉरी बी बढ़ रहा था। ये पढ़ा ना हमने। तो देखो यह ग्राफ क्या बता रहा है कि भैया प्रोडक्ट बढ़ रहा है। यह ग्राफ रिएक्टेंट का है जो कि धीरे धीरे घट रहा है समय के साथ साथ, है ना। तो यही ग्राफ बता रहा है, किसका ग्राफ है, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम का ग्राफ है। ध्यान देना इस ग्राफ को सीधे। आओ अब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है ना, रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप की होती है। एक को बोलते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट, दूसरे को बोलते हैं हम एवरेज रेट। इंस्टेंटेनियस मतलब कि किसी इंस्टेंट से रेट पूछ देंगे कि अभी बताओ कितनी रेट है। एवरेज तो हमें एक टाइम इंटरवल दिया जाएगा, उसके अंदर हमें बताना होगा कि एवरेज रेट क्या हो रही है। आओ देखो, देखो जो एवरेज रेट होगी ना, यहाँ पे हमको क्या दिया जाएगा, इसको हम हमेशा डेल्टा से नोट करेंगे। यहाँ पे देखो, जब कभी फिजिक्स पढ़े हो ना, फिजिक्स में भी देखो जब एवरेज की बात होती है तो हम डेल्टा यूज करते हैं, जब इंस्टेंटेनियस की बात होती है तो हम उसको स्मॉल डी से यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं आप जानते हो, स्मॉल डी जो होता है वो छोटे मतलब किसी इंस्टेंट के लिए होता है, और जो डेल्टा होता है वो कोई एक अच्छे खासे टाइम इंटरवल के बीच का गैप होता है। देखो, टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर प्रोडक्ट बाय द इलैप्स टाइम, मतलब कि टाइम हमको दिया गया। इंस्टेंट देखो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या तो प्रोडक्ट एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ द टाइम, जो हमने बताया ना भाई वही यहाँ पे लिखा है, बस तुमको ध्यान से समझना है इसको। आओ आगे दोनों को ग्राफ समझते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। अब देखिएगा आप यहाँ पे ध्यान से, इधर क्या है ग्राफ में, एक्स में टाइम, इधर लिया हमने कॉन्सेंट्रेशन। यह जो ग्राफ बना हुआ है, तुम ध्यान से बताओ किसका लग रहा है ग्राफ, समय के साथ साथ घटता है, क्या है, रिएक्टेंट घटता है ना। तो यह ग्राफ तुम्हारा क्या है, जिसका रिएक्टेंट का है, रिएक्टेंट का। यह जो ग्राफ किसका है, प्रोडक्ट का। जो हमने पीछे ग्राफ ऐसे बनाया था ना, हमने जो पीछे हमने ग्राफ ये वाला बनाया था, एक घट रहा था एक बढ़ रहा था, उसको हमने दो अलग अलग जगह बना दिया आपको समझाने के लिए। अब तुम देखो यहाँ पे कि इधर धीरे धीरे घट रहा है ना, अगर मैं यहाँ पे एक स्लोप लूँ, सॉरी यहाँ पे मैं क्या लूँ, एक स्लोप खींचूँ ऐसे, तो यह जो टाइम होगा छोटा सा टाइम में लिया डी डी टाइम, और यहाँ पे क्या लिया, छोटा सा कॉन्सेंट्रेशन। तो छोटे से टाइम में छोटा सा कॉन्सेंट्रेशन हम यहाँ पे जो ले रहा हूँ वो क्या बताती है हमको, रेट बताती है। कब, किसी इंस्टेंट पे। तो सीधे ध्यान देना, अगर हमें कभी भी ऐसा ग्राफ दिया, उस ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकाल लूँ, उस ग्राफ का अगर मैं स्लोप निकाल लूँ, तो वो स्लोप हमको क्या बताएगा, वो स्लोप हमको क्या बताता है, रेट बताता है। क्या बताता है, रेट बताता है। सीधे आपको ये ध्यान दे देना ये चीज़। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे अच्छा खासा हमको T1 और T टाइम दे रहे हैं, टाइम इंटरवल है। यहाँ पे सीधे तुम क्या करना, जो भी हमको देंगे उसका हम कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस निकाल लेंगे। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए तुम इस वाले में, एवरेज वाले में, तुम सबसे पहले क्या करना, कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस निकाल लेना, अपॉन में जितना हमको टाइम दिए रहेंगे उसमें टाइम से डिवाइड कर देना, तुम्हारा आराम से निकल जाएगा क्या, रेट। ठीक है ना, रेट ऑफ रिएक्शन। एक क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप होमवर्क समझ के अगर हो सके तो कर लेना। देखो सब कुछ यहाँ पे तुमको दे ही दी। जैसे कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो कि चेंज हो रही है कहाँ से, 0.3 से 0.03 से 0. इतने में इतना। भाई कितना ईजी सा है, तुम देखो क्या करना है यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, देखो यह दे दिया ना हमको, क्या दे दिया, कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं। कैसे, फाइनल फाइनल माइनस इनिशियल। कितना दिया है फाइनल, 0.02, माइनस करना है इनिशियल 0.03। अब यहाँ से जो भी आने वाला है, ठीक,
उसमें तुम क्या कर देना, जो यहाँ पे से आएगा ना, इसके अंदर टाइम दिया है 25 मिनट, तो यहाँ पे 25 से डिवाइड कर देना। अब देखना आंसर किसमें दिया है, सेकंड में आंसर दिया होगा तो 25 मिनट को सेकंड में चेंज करके सीधे तो टाइम बोथ मिनट और सेकंड दोनों हमको चाहिए ना, तो तुम वहाँ से आराम से आंसर निकाल सकते हो, दोनों में यहाँ से आंसर आ जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखो आंसर सीधे एकदम ईजी था रे। यहाँ पे तुमको क्या करना है, और किसकी बात किए थे, देखो ये भी देख लेना कि बात किसको निकलवा रहे हैं। एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट द। अब तुम यहाँ पे सोल्व करोगे ना तो देखो हाई ज़्यादा लग रहा है, हाई ज़्यादा लग रहा है, लोअर कम लग रहा है, तो सॉरी हाई यहाँ पे जो है फाइनल वाला है जो कम लग रहा है, इनिशियल वाला ज़्यादा लग रहा है, तो इस कंडीशन में पता कैसा आने वाला है, माइनस आने वाला है। तो माइनस तुम सोल्व करोगे तो आंसर में तुम्हारा माइनस आएगा। माइनस क्या बताएगा, ये तुम रिएक्टेंट की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, रिएक्टेंट, जो कि समय के साथ साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। तुम यहाँ से यह समझना, क्लियर। अब देखो तुम्हारा जो आंसर आ रहा है, तुम्हारा यह आ रहा है, आराम से कर लेना, ठीक है ना। आई होप समझ गए मैंने क्या क्या करवा दिया, ऐसा मत समझना कि भैया भगा रहे हो। अब देखो कोई ऐसी रिएक्शन है, अभी तुमने ए और बी, ए से बी बना दिया छोटी सी, तुम्हारे सामने कोई एक ऐसी रिएक्शन है जहाँ पे क्या है, ये ऐसी लिखी, आगे यहाँ पे जो इसको बोलते हैं, जो स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी, स्मॉल डी, इसको हम बोलते हैं ना स्टैक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। जैसे हमने बोला ना कि वैसे 2n और 2 लिखते हैं, जो आगे लगा होता है ना ये 2, वही है, यहाँ पे स्मॉल ए से इसको डिनोट कर रहे हैं, क्लियर ना। तो इस रिएक्शन जो हमको दिख रही है ना, इसका हमको रेट लिखना हो, बहुत ईजी होता है, ध्यान देना। अगर हम रिएक्टेंट की बात करें, रिएक्टेंट की, और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की बात करूँगा, तो जो भी यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा होगा वह 1/, में आता है। जैसे अगर यहाँ पे आगे ए लगा है ना, तो तुम क्या कर देना, 1/a। अब यहाँ पे बी लगा है ना, बी, तुम क्या कर देना, 1/b। यह तो तुमको ऐसे लिखना है, लेकिन अगर यही बात रिएक्टेंट की हो रही है ना, तो आगे तुम माइनस लगा देना। अगर 1/b वाली बात प्रोडक्ट की हो रही है तो आगे तुम प्लस लगा देना, ठीक है ना। यह मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको मिटाने दो ताकि कैसे आगे लिखना है इसको मैं समझा सकूँ आपको ना। एक मिनट इसको मिटा दीजिए, आगे समझाना भी ना मुझे। तो देखिए यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे रेट लिखना है ना मुझे, तो 1/a, देखो ये ए था ना, तो इसको 1/a लिख दिया, आगे माइनस लगा दिया इन्होंने। और यह जो ए है, जैसे पहले कॉन्सेंट्रेशन हम लिख रहे थे अपन में डेल्टा टी से डिवाइड कर रहे थे, मतलब कुछ टाइम इंटरवल को, तो आज भी वो करना है मुझे, ये इन्होंने किया। अब यहाँ पे देखो ध्यान देना कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना, हमेशा एक दूसरे के बराबर होती है, मतलब कि इसकी रेट इसके बराबर होगी, इसके भी बराबर होगी, इसके भी बराबर होगी। तो सिंपल देखो, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, -1/a डी ए डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी, ऐसे लिख सकता हूँ। इसको सीधे मैं बराबर कर सकता हूँ। अब मान लो इसका लिखना है मुझे, इसका तो माइनस लगाऊंगा आगे, क्योंकि रिएक्टेंट की बात हो रही है। 1/b डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी, मुझे इसका लिखनी है, इसको ही बराबर करूंगा। 1/c, आगे क्या लगाऊंगा जल्दी बताओ, प्लस लगाऊंगा ना, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी। अब मैं इसको लिखूंगा, इस वाले को क्या लिखूंगा, प्लस 1/d स्मॉल डी, सॉरी 1/स्मॉल डी डेल्टा, दिख रहा होगा ना यहाँ पे, समझ लेना, लिखा है यहाँ पे डेल्टा कैपिटल डी अपॉन में डेल्टा टी। इसको ऐसे हम रेट लिखते हैं, और कोई रेट किसी के भी बराबर यहाँ पे हो सकती है। क्लियर यहाँ तक ना, चलो आगे आओ। अब यहाँ पे वही एग्जांपल दे रहे हैं ना, 2-3 लिख के देखना। जैसे मुझे इसकी एग्जांपल लिखना है तो क्या लिखूंगा, 1/2 करूंगा, आगे माइनस लगाऊंगा, ठीक। ब्रैकेट में HI अपॉन में डेल्टा टी लिखूंगा, जो कि बराबर कर दूंगा। यहाँ पे इसका आगे कुछ नहीं है, इसका आगे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं लिखूंगा, सीधे ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, H2 अपॉन में डेल्टा टी। इसके आगे कितना दिख रहा है, O2 होगा ना ये, अच्छा I2 होगा, I2 होगा, इसके आगे भी कुछ नहीं दिख रहा है, सीधे I2 अपॉन में क्या कर दूंगा, डेल्टा टी। समझ गए ना, यहाँ पे आगे बस इस वाले मैंने माइनस लगाया, रीजन कि ये हमारा क्या है, ये हमारा रिएक्टेंट है, और ये हमारा क्या है, ये दोनों क्या है, हमारे प्रोडक्ट है। समझ रहे हैं ना आप। चलिए अब यह एग्जाम्पल, एक बार यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है, एक बार घर पे ट्राई करिएगा, ठीक, ताकि थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करें, क्योंकि वो भी तो इम्पोर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं हम कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कौन कौन करता है। जल्दी जल्दी इसको करवाऊंगा, ध्यान देना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट भाई अफेक्ट करती है इसको, टेम्परेचर भी इसको अफेक्ट करती है, कैटालिस्ट जो होते हैं वो भी अफेक्ट करते हैं, प्रेशर और सरफेस एरिया जो इसको अफेक्ट करती है। सीधे यहाँ पे ध्यान देना इसको आपको। अब देखो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट अगर इंक्रीज हो रही है ना, तो रेट भी क्या होगी, इंक्रीज। क्यों नहीं होगी भाई, कंसंट्रेशन हम बढ़ा रहे हैं तो रेट बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रही थी ना हमें, कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेट ऑटोमेटिक बढ़ेगी। अब देखो अगली चीज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, नाम क्या है, रेट लो। अभी तक क्या पढ़े हैं, रेट, रिएक्शन की रेट। अब रेट लो जो चीज़ है ना, ये अलग चीज़ है, ध्यान देना यहाँ पे। रेट लो, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं भैया, रेट लो पढ़ने वाले। रेट लो जो होता है ना, इसके बारे में एक बार तुम ध्यान से यहाँ पे देखना, एक मिनट। रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोल रहे हैं कि कोई हमारे सामने, अभी तो रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ के हैं,
वही रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट राइट टू द पावर विच मे और नॉट बी सेम एज द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। कुछ समझ नहीं आएगा तुमको, मैंने जो पढ़ा है कुछ समझ नहीं है। अभी आगे तुमको इसको मैथमेटिकली जब समझेगा ना तब समझ जाएगा। आपके सामने एक रिएक्शन दी गई हो, पहली बात तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो वो अलग चीज थी। अभी हम क्या पढ़ते हैं, रेट लो। ध्यान देना, रेट लो बात करता है ओनली प्रोडक्ट, सॉरी ओनली रिएक्टेंट की बात करता है, प्रोडक्ट की बात ही नहीं करता। रेट लो बात करता है ओनली रिएक्टेंट की। तो देखो यहाँ पे हमारे सामने एक रिएक्टेंट है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी। अच्छा बताना स्मॉल ए और कैपिटल बी क्या क्या है यहाँ पे, स्मॉल ए और स्मॉल बी है क्या, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जैसे किसी रिएक्शन में आगे लगा होता है 2 3 4 5 10 12 लगा होता है ना, तो वही काम यहाँ पे ए और बी कर रहे हैं स्मॉल वाले। तो अगर हमें इसकी रेट लिखनी हो तो इन्होंने क्या बताया, जो इन्होंने बोला है डिफिनेशन में समझाता हूँ। इन्होंने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसके, रिएक्टेंट के। तो हम रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कैसे लिखते हैं, जैसे मुझे अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिखनी है तो मैं कैसे लिखूंगा, डेल्टा ए, ठीक, इसको लिखूंगा डेल्टा बी। लेकिन भैया यहाँ पे ए और बी भी स्मॉल लगे हुए हैं ना, तो देखो यहाँ पे तुम ए और बी को डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हर केस में नहीं। देखो रिएक्शन अभी आगे पढ़ाऊंगा, दो टाइप की होती है, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, एक होती है कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगर बोलेगा ना क्वेश्चन में कि यह रिएक्शन जो दी है हमको कौन सी रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो उस कंडीशन में मैं इस जो यहाँ पे आगे लगा हुआ ना सीधे यहाँ पे पावर में पुट कर सकता हूँ। लेकिन अगर यह ना बोले, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, एक मिनट, उस कंडीशन में मैं बोलूंगा कि इसका पावर मैं x मानूंगा और इसकी पावर मैं y मानूंगा। और देखो ये जो पावर x और y होती है ना, इन्हीं को ऐड करके हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताते हैं। जैसे x प्लस वाई को हमने ऐड करा, आ रही है कितनी, +1, तो हम बोलेंगे ना भैया यह क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। यहीं पे मैं x और y को ऐड करूँ 2 आता है, तो हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। समझे ना, तो यही होती है ना हमारी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताती है, जो पावर होती है यहाँ पे। तो आई होप समझे इसको। अब देखो यहाँ पे, अब हम कभी भी कोई यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटाए हैं, जब प्रोपोर्शनल के साइन को हम क्या करेंगे, हटाते हैं, तो कोई ना कोई क्या आता है, कांस्टेंट आता है। कोई ना कोई यहाँ पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा, उसका नाम क्या होगा, बोलूँगा मैं रेट इक्वल टू के, जो कांस्टेंट हमने क्या साइन हटाने के बाद आया, क्या लिखूंगा, ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। यही होता है क्या हमारा रेट लो, यही होता है। लिख दोगे ना आराम से, रेट लो आराम से लिख दोगे तुम, इतना लिखेंगे तो नंबर आराम से मिलेगा। अब देखो यहाँ पे के क्या बता रहे हैं, के एक, के का नाम होता है रेट कांस्टेंट। यहाँ पे जो के है इसका नाम होता है रेट कांस्टेंट। क्या नाम होता है, रेट कांस्टेंट। क्लियर नहीं यहाँ तक। अब देखो, और यहाँ पे एक्स एंड वाई जो है, मे और मे नॉट भी इक्वल टू, देखो इसी को बोलते हैं ना, ए और बी को बोलते हैं क्या, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। या तो ये इसके बराबर भी हो सकता है या इसके बराबर भी नहीं हो सकता। बराबर कब होगा मैंने बताया, जब बोलेगा क्वेश्चन में कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, नहीं बोलेगा तो नहीं बराबर होंगे। क्लियर ना। देखो एग्जाम्पल लिखने का तरीका बताता हूँ। जैसे हमारे सामने एक एग्जाम्पल दे रही है, ये 2NO2 प्लस O2 जो हमको दे रहा है 2NO2, कैसे लिखेंगे, रेट इक्वल टू होता है के, यह हो गया हमारा क्या, रेट कांस्टेंट। अब हम देखो इसका पावर यहाँ पे 2 लगा दिए और O2 की पावर यहाँ पे 1 लगा रहे हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे एलिमेंट, ये जो होती है हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, हमेशा नहीं ऐसा होगा। ठीक, आगे अगला चीज हमको जो पढ़ना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ना है हमको आगे। क्या होती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, समझो ध्यान से। यहाँ से सम ऑफ द पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टर्म एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइनेशन इक्वेशन। अभी जो हमने पढ़ा ना कि जो रेट लो है ना वो एक्सपेरिमेंटली निकाला गया है, मतलब कि एक्सपेरिमेंट किया गया एक्स वाई। तो वही बोल रहे हैं कि सबसे पहले की जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है कैसी होती है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है। अब उसमें जो पावर का सम होता है ना, वही उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जो हमने पीछे आपको बताया है, सुना होगा वहां से आपने ध्यान से। ये इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, किसी इंटीजर में भी आ सकती है, ठीक, और फ्रैक्शन में भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे x और y जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, मैंने पीछे जो देखा x और y, ये ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू द रिएक्टेंट a एंड b के रिस्पेक्ट में होती है। जैसे x और y कितनी आ रही है, वही उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी। हमने समझाया इसको आपको। एक रिएक्शन आपके सामने आ रही है कि फॉर अ रिएक्शन ए बी, जो हमको एक प्रोडक्ट दे रही है, द रेट लो इज गिवन, हमको इतना दी है रेट लो ऐसे। तो हम क्या करेंगे भैया, ऑर्डर बताना होगा मुझे, तो अब तुम बताओ क्या करेंगे, जोड़ेंगे ना इसको, 1/2 + 2, 2 दूनी 4, 1 5/2, मतलब कितना आएगा 2.5। तो इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है, 2.5, जो कि बता रहा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो सकती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो सकती है,
फ्रैक्शन में हो सकती है, लेकिन अगर ऑर्डर ही बात की जाए तो वह फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। अभी उसको भी आगे मैं बात करूँगा, टेंशन मत लेना। एग्जाम्पल आप जीरो ऑर्डर देखो, स्टार्ट कर दिया हम जीरो ऑर्डर को पढ़ने। तो सबसे पहले जितनी भी डीकम्पोजिशन होती हैं HI ऑन गोल्ड AU सरफेस पे हाई, इसको याद करना पड़ेगा भाई। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी जो कि एनसीईआरटी में गिवन होंगी, तो तुम याद कर लेना। पहली यह रिएक्शन तुम ध्यान देना, जीरो ऑर्डर की होती है। यह 2NH3 N2 + 3H2 जो बनता है हमारा, यह भी हमारा होता है जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल। सारा याद मत करना, कुछ जो फेमस है ना 2-3 याद कर लेना। तो इसमें से कौन फेमस बता दे रहा हूँ, यह हैबर प्रोसेस वाला मैटर है, इसको एक बार तुम देखना, याद कर लेना। और HI वाला बहुत सारे क्वेश्चन में आएगा, तो तुम ये देख लेना, जीरो ऑर्डर का यह वाला एग्जाम्पल हमारे यहाँ सामने। कुछ एग्जाम्पल जो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल ये एनसीईआरटी में गिवन है, तो प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा सीधे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा ये चीज़ें, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक बार हम एक नज़र डालते हैं, कैसे समझेंगे इसको। और रिएक्टेंट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कोई हमारे सामने कोई रिएक्शन चल रही है, कैसी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की ना। तो इसमें रिएक्टेंट इफ द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन दैट रिएक्टेंट प्रोडक्ट नो इफेक्ट। चलो अब इसको समझेंगे। मतलब कि अगर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है तो उसके रिएक्ट कॉन्सेंट्रेशन पे वो इफेक्ट नहीं डालेगी। क्या ध्यान देना कि अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर नहीं होता है, नो इफेक्ट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर रिएक्शन हमारी फर्स्ट ऑर्डर की है तो वह क्या कर देती है, डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन। क्या अगर हम रेट को डबल कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर क्या कर रहे हैं रेट कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, किसको, कॉन्सेंट्रेशन को, तो रेट भी क्या हो जाती है, डबल। मतलब कि डायरेक्ट इफेक्ट करती है। अगर हम पहली बात तो जीरो ऑर्डर है तो तुम रेट को चेंज करोगे तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करोगे तो रेट में चेंज नहीं होगा। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर की है तो तुम कॉन्सेंट्रेशन को अगर डबल कर रहे हो तो रेट भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर वही रिएक्शन जो है सेकेंड ऑर्डर की है ना, तो तुम कॉन्सेंट्रेशन को अगर डबल करोगे ना तो रेट हो जाएगी आपकी 4 टाइम, मतलब कि क्वाड्रेट हो जाएगी ना, 4 टाइम हो जाएगी, यह बात है। क्या बोला हमने कि जो हमारी, ध्यान देना, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन तुम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डबल करोगे तो यह कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अगर इसको 4 गुना करोगे तो रेट भी हो जाएगा 4 गुना। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, अगर तुम कॉन्सेंट्रेशन को 2 गुना बढ़ाओगे तो यह होगा तुम्हारा 4 गुना। अगर इसको तुम 6 गुना बढ़ाओगे, 3 गुना बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। अगर इसको हम 2 गुना बढ़ा दें 4 और 3 पे कितना हो जाए, 9 गुना। समझ रहे हो ना, ये स्क्वायर में बढ़ रही है, ये डायरेक्ट बढ़ रही थी, और इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। आगे आओ, तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है, तुम्हें करना है। और हाँ, इस क्वेश्चन के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि कमेंट करना कि भैया अगर आपसे डायरेक्ट हमें मतलब कांटेक्ट करना है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन मैंने दिया, तुम सॉल्व करोगे, लेकिन तुम, मुझे क्या पता है किसने सॉल्व किया, सही किया, गलत किया, समझा कि नहीं समझा। अगर तुम डायरेक्ट कंटेंट करना चाहते हो तो मैं एक कमेंट पिन कर दूंगा ना, या तो तुम खुद कमेंट कर देना कि भैया एक हमारा बोर्ड का एक स्पेसिफिक ग्रुप बना दीजिए, या तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो जहाँ पे मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकूँ कि भैया यह डाउट आ रहा है, और मैं कोई फीस वगैरह वाला सिस्टम नहीं करने वाला हूँ, आज नहीं कल भी मुझे ठीक तो बता देना कि भैया ऐसा कर दो जिससे आपकी हेल्प हो जाए, बोर्ड में अच्छा खासा कर लो, बस बाद में बोल देना, क्रेडिट दे देना, यह इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ना, कि हाँ इनसे मैंने पढ़ा था, हेल्प मिली थी, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करो और जैसा भी होगा बताना मुझे जरूर। अब बात करेंगे हम यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की हमारे सामने एक जनरल इक्वेशन लिखी गई है, स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी, हमको यह दे रहा है। अब इसकी हमको रेट लिखनी है, रेट ना, रेट तो रेट तो लिख दोगे ना, कैसे, रेट तो भाई बस रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है, तो हम लिख देंगे रेट, कैसे, रेट इक्वल टू होगा हमारा के, जो कि हमारा रेट कांस्टेंट है, फिर यहाँ पे हम ए के ऊपर ए लिख देंगे, ए नहीं एक्स लिख देंगे, और बी के ऊपर यहाँ पे वाई लिख देंगे। अब हमें यहाँ पे अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए तो हम रेट में डिवाइड कर देंगे कॉन्सेंट्रेशन से, बिल्कुल ईजी है ना, बस कन्वर्ट करना था। यहाँ से हम रेट कांस्टेंट जो है ना, इसकी यूनिट निकाल लेंगे, इसकी यूनिट निकालेंगे कौन सी, मोल लीटर इनवर्स, ठीक, मोल लीटर माइनस की पावर n-1 और सेकेंड की पावर -1। देखो यह जो है ना, ये जनरल है, मतलब कि यहाँ पे जो n है ना, ये बता रही है, अगर मान लो सेकेंड जीरो ऑर्डर है तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 पुट करना, तो वह जीरो ऑर्डर की तुम्हें रेट की यूनिट बताएगी। अगर तुम्हारी फर्स्ट ऑर्डर की है तो तुम 1 पुट करना, तुमको फर्स्ट ऑर्डर की तुमको क्या मिलेगी, यूनिट मिलेगी, किसकी, रेट कांस्टेंट की। अगर तुम यहाँ पे सेकेंड पुट करोगे तो तुमको सेकेंड ऑर्डर की यूनिट मिलेगी रेट कांस्टेंट की, यह बता रहा हूँ मैं। यह वाला तुमको मिल गया ना, ये एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट मार के सीधे चाहो तो याद कर लेना, नहीं तो जो मैंने फार्मूला ऊपर लिखा है उस फार्मूले से भी आराम से आंसर आ जाता है, ठीक है ना।
ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई करिए। जैसे वही उसी पे क्वेश्चन आ गया, इसी वाले पे क्वेश्चन आ गया। अगर रटे हो, रट लिए हो, चाहे अगर उससे समझ लिए हो, तो इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, आंसर कमेंट बॉक्स में। ठीक, ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट मारो। मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, 2 सेकेंड टाइम देता हूँ। 1 2 स्क्रीनशॉट ले लिया ना, इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्यूशन यहाँ पे है, नहीं समझ आया तो मैं हूं ना उसके लिए बोल रहा हूँ, भगनीडा। अब देखो जो रिएक्शन हमारी होती हैं 2 टाइप की होती हैं। पहला उसमें से होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, जिसको मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। एलिमेंट्री रिएक्शंस आर दोज विच कंप्लीट इज वन स्टेप। अगर कोई रिएक्शन चली जो एक ही स्टेप में पूरी हो जा रही है तो उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यह रिएक्शन हमारी NH4NO2 N2 + 2H2O बनाती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाई ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। और एग्जाम्पल भैया बताओ, डीकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, इसका अगर हम डीकम्पोजिशन करवा दें जो कि हमको NO2 देती है गैस, यह भी हमारे सामने क्या होती है? यह भी होती है आपकी क्या? एलिमेंट्री रिएक्शन। दूसरी चीज पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूलरिटी। क्या नाम होता है? मॉलिक्यूलरिटी, मतलब कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे किसी रिएक्शन में, वही कहलाती है मॉलिक्यूलरिटी। जैसे हमारे सामने तुमको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करे, इसको हम बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर। अब यहाँ पे देखो 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करें, इसलिए बोल रहे हैं हम बाई मॉलिक्यूलर। अब यहाँ पे देखो 2 NO के और 1 O2 के, 3 मॉलिक्यूल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम ट्राई मॉलिक्यूलर। समझ गए ना? कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वह कहलाता है क्या? आपकी मॉलिक्यूलरिटी। क्लियर? अब देखो यही बात है, मॉलिक्यूलरिटी जो होती है बाई मॉलिक्यूल रिएक्शन, यह हो गया तुम्हारा। ठीक, यह होगी तुम्हारी ट्राई मॉलिक्यूल की रिएक्शन। समझ गए इसको? वाई द रिएक्शंस हैविंग द मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन द 3 रेयर, मतलब कि ज़्यादा 3 से ज़्यादा, ऐसा मत बोलना कि 4 मॉलिक्यूल, मैक्सिमम 3 तक ही पढ़ते हैं। रीजन इसका देख लो कि सिंस द चांसेस ऑफ द कोलिजन, जैसे हम 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल लेते हैं ना, तो उसमें कोलिजन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो रिएक्शन मोर देन 3 मॉलिक्यूल एट द वेरी टाइम, लेस मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन द 3 रे, मतलब बहुत कम मिलती है। रीजन तुम देना भैया कोलिजन। ड्यू टू कोई पूछे कि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है अक्सर हम 3 ही तक देखते हैं, 3 4 नहीं देखते, 5 नहीं। रीजन था कोलिजन, 3 कोलिजन होने लगता है। और कोलिजन से जानते हो ना एवरेज 0 आता है। जब इधर उधर से कोलिजन होने लगेगा ना तो उसकी नेट 0 निकल के आती है, इसलिए यहाँ पे बात हो जा रही है। अब देखो कुछ इसके कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, पहले ही हमने पढ़ा। रिएक्शन 2 टाइप बताया, पहला हमने मॉलिक्यूलरिटी सॉरी एलिमेंट्री, दूसरा हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, जिसकी डिफिनेशन यहाँ पे देखिए। ये वो कैसे थे? सिंगल स्टेप, ये होती है मल्टी स्टेप रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी, अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है नो मीनिंग, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के लिए मॉलिक्यूलरिटी हम यूज नहीं करते, नाम ही यूज नहीं करते। द स्लोवेस्ट स्टेप जो होती है ना, यहाँ पे बहुत सारे स्टेप होंगे, उसमें जो स्लो स्टेप होगी ना, जो स्लो स्टेप, वह बताती है हमको रेट ऑफ रिएक्शन, उसकी रेट निकालनी हो। वहाँ पे एलिमेंट्री में तो हम सिंपल एक ही स्टेप की होती है, रेट निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी स्टेप होती है, तो रेट कैसे निकालोगे? जो रिएक्शन हमारी स्लो होगी वहां से हम रेट निकालेंगे। ठीक है ना? मोलिकुलरिटी ऑफ द स्लोवेस्ट एलिमेंट्री रिएक्शंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सिमिलर टू द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। देखो हमारे सामने कुछ रिएक्शन, जैसे H2O2 एल्कलाइन मीडियम में किया तो 2H2O मिला और O2 मिला। द रेट इक्वेशन दिस रिएक्टेंट फाउंड टू बी SM, इसको सोल्व करेंगे, NCERT का एग्जांपल है, ध्यान से इसको समझ लेना। तो ठीक, अब देखो हम बात करेंगे डिफरेंस देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ से आएंगे तुम्हारे, डिफरेंस पूछ देगा ऑर्डर में और मॉलिक्यूलरिटी में। देख लो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंट। ऑर्डर जो होती है सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली होती है, और मॉलिक्यूलरिटी होती है थ्योरेटिकल। कैन बी ऑर्डर 0 भी हो सकती है, इवन फ्रैक्शन भी हो सकती है। यह मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती, कभी भी तुम 0 मॉलिक्यूलरिटी नहीं ले सकते हो। तीसरा, एप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्री एज एल्वेज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एप्लीकेशन ओनली फॉर द मॉलिक्यूलरिटी किसके लिए होती है? ओनली किसके लिए? एलिमेंट्री की रिएक्शन। और ऑर्डर की हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में और एलिमेंट्री दोनों में हम पढ़ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर कैसे निकालोगे आप? स्लोवेस्ट स्टेप से। यहाँ पे एक ही स्टेप होता है मॉलिक्यूलरिटी में, वहाँ पे तो आप कर लोगे इजीली। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, चलो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो होता है, इसको ना पढ़ के सीधे इसका हम देखते हैं, इसका यह वाला पार्ट। जैसे हमारे सामने 0 ऑर्डर रिएक्शन है ना, जैसे 0 ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा किसके? रेट ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन की पावर 0 करूँगा, क्योंकि भाई डिपेंड ही नहीं करती, यही तो पढ़ के आए हैं 0 ऑर्डर पे। अगर यहाँ पे 1 कर देता तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 कर देता सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, 3 कर देता थर्ड ऑर्डर, नहीं पढ़ना है ना मैं। तो यहाँ पे 0 कर दिया इन्होंने, तो कौन सी रिएक्शन होगी? 0 ऑर्डर रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे हम रेट करेंगे कैसे? इसकी निकालेंगे dr/dt, मतलब कि KR 0 के बराबर होगी। यहाँ से हमारे सामने यह आएगा, रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू -KT ना, -KT। एक तुम्हारा फॉर्मूला है, ध्यान देना इसको ना। देखो इस फार्मूले में तुमको जो यहाँ पे क्या है? कंसंट्रेशन दिख रहा है। क्या यहाँ पे कहीं भी तुम्हें रेट की बात दिख रही है? नहीं दिख रही है। तो यही बताती है रिएक्शन कि यार नहीं डिपेंड करता है रेट जो होता है कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक, अब तुम्हारा सामने इसका ग्राफ देख लो, कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ देख लो, किसके? 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए।
इस ग्राफ से समझो कि यह तुम्हारे सामने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ दिख रहा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। तो यहाँ पे देखो m से इसको कंपेरिजन करूँ तो माइनस, मतलब कि यहाँ पे स्लोप निगेटिव आएगा। स्लोप देखो यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है, स्लोप यहाँ पे निगेटिव दिख रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे आर नॉट जो इंटरसेक्ट, जो कि यहाँ से यहाँ तक का है, जो वहाँ पे सी होता है ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया हो गया ना, यहाँ पे क्लियर। आगे आओ, देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा तुमको, यहाँ पे मैं इस प्रीफर से बताऊंगा ना कि तुम्हारे सामने, यहाँ से तुम्हारे सामने क्या पूछा जाएगा। क्वेश्चन सीधे अगर पूछ रहे ना तुमसे, तो वहाँ पे फार्मूला याद होना चाहिए ना, फार्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम्हारे सामने यह वाला सेक्शन जो है, प्लीज़ अगर आप बोलोगे तो मैं अलग से वीडियो में करवा दूंगा, यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा, रिवीजन करवा रहा हूँ। तो तुम प्लीज़ सीधे इसको ध्यान देना कि जो रेट कांस्टेंट होता है इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग 10 आर नोट, मतलब कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, आर नोट क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपन है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो इस फार्मूले को ध्यान दीजिएगा आप, तो प्लीज़ यहाँ से रेट निकल जाएगा। और यहाँ पे कभी कभी आपसे टाइम टी हाफ वगैरह पूछेंगे ना, तो तुम यहाँ से वो भी निकाल सकते हो। तो यह फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे आया था, बहुत ईजी इसको करना, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। लेकिन तुम कमेंट करना, मैं बता दूंगा इसको, नहीं यहाँ पे टाइम लेगा बिना मतलब का। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन और टाइम में, इसमें यहाँ पे क्या करना है, प्लॉट करना है ग्राफ। तो पहले वहाँ से उस फार्मूले को हमने जो पढ़ा था, पीछे ही फार्मूला पढ़ा था ना, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। जैसे हमको कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए ना, तो यहाँ पे कल भी कॉन्सेंट्रेशन लाता हूँ, जो कि वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी बना दिया हमने। ग्राफ हमारा कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन, एनसीईआरटी का है, 4.5 फिगर है, ध्यान से इसको देख लेना आप। आगे आइए यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, चलो इसको भी देख लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर हमारा जीरो ऑर्डर का ग्राफ, जीरो ऑर्डर में और कॉन्सेंट्रेशन में ग्राफ ऐसा बनता है। फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ पे अगर टाइम लिया हमने और यहाँ पे लॉग ए लिया है, तो ग्राफ हमारा ऐसा बनता है। सेकेंड ऑर्डर ग्राफ हमारा, देखो सीधे इसको याद कर लेना ना, सीधे याद कर लेना, एमसीक्यू में पूछे जाएंगे आपसे, जब भी पूछे जाएंगे। अब हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन के लिए कुछ नहीं करना होता है, वही जो फार्मूला हमने पढ़ा है ना पीछे, उसी पे लग जाएंगे। अभी दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ से यह चीज़ समझ आ रही है ना, कैसे आया होगा। हम रेट कांस्टेंट, यहाँ पे क्या लिखा है, रेट कांस्टेंट क्या होता है भाई, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में टाइम, यह हो गया। अब यहाँ से देखो टाइम जो है, इसको मैं टी हाफ रखूँ, और जब टाइम टी हाफ हमारा होगा, जब टाइम टी हाफ होगा तो हमारा रेट भी टी हाफ होगी। तो यहाँ पे रेट भी क्या हो गई है, हाफ हो गई है। तो अगर मैं सब चीज़ यहाँ पे हाफ करके पुट करूँ, तो हमारा आता है टी हाफ, इतना आता है आर नॉट बाई टू के। सीधे अगर याद कर लोगे, तो यहाँ से अगर तुमसे कभी भी टी हाफ पूछेंगे, तो यहाँ पे आर नोट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तुमको दे रहेंगे, के दिए होंगे, उसका 2 टाइम करके तुम इसको पुट करोगे तो सीधे आंसर आ जाने वाला है ना। ये भी एनसीईआरटी का ही है। अब यह वाला ग्राफ कोई मतलब नहीं है, मैं मत समझो नहीं, इतना हमको डेप्थ में अभी जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब है, तो इसको छोड़ो। यही होता है ना कि लास्ट टाइम में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ना, हर कोई नहीं बताएगा, तो जो मैं बता रहा हूँ उसको छोड़ो प्लीज़। हाफ लाइफ, देखो हाफ लाइफ हमारी जो होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ये आती है, ठीक है ना। यह टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन में के, ये आती है। और यहाँ पे देखना है एक बार टी हाफ, यहाँ पे देखना है एक बार टी हाफ। यहाँ पे जीरो ऑर्डर का जो टी हाफ है ना, ये जीरो ऑर्डर का टी हाफ है, यह देखो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जीरो हाफ का टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन के। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ जो भाई है, फर्स्ट ऑर्डर का, क्या यहाँ पे कहीं कॉन्सेंट्रेशन का जिक्र हो रहा है, तो तुम ध्यान देना कि फर्स्ट ऑर्डर का जो टी हाफ होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि फॉर्मूले में कहीं आ ही नहीं रहा है कॉन्सेंट्रेशन। सीधे फार्मूला ध्यान देना है आपको। इसका अगर आप देख लो, फर्स्ट ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का तो भाई कांस्टेंट होगा ना, क्योंकि यह डिपेंड ही नहीं करती है, ये डिपेंड ही नहीं करती कॉन्सेंट्रेशन पे। इन दोनों का फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड ऑर्डर कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ ऐसे ही स्ट्रेट लाइन आता है, लर्न करना है आपको सीधे, ठीक। क्वेश्चन आपके सामने है, नहीं करवाऊंगा मैं, क्योंकि क्वेश्चन करवाने के लिए मैं एक अलग सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, कमेंट करना, वहाँ पे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे इंक्लूड होंगे ना, अगर आप चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो, ईजी है। सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बस सिंपल से देख लो इससे एग्जांपल। पहला हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ द एसिड, पहला एग्जांपल। इसका अगर हमें रेट निकालना होता है, तो रेट निकालना होता है इजिली, यह आती है हमारी रेट। सीधे ध्यान देना है इसको आपको, क्योंकि सीडो वाली जो एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं दे रखा है, ये हम जेई नीट के लिए पढ़ते हैं, तो तुम उसको बस यहाँ पे एक एग्जाम्पल पूछ सकते हैं आपसे। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड बहुत है, ठीक है ना। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन सोल्यूशन, इस देखो क्वेश्चन में सोल्यूशन भी है, तो टेंशन मत लेना, यह इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का पॉइंट इंपॉर्टेंट। आगे, हाँ, टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट ऑफ द रिएक्शन, चलो देखते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट ऑफ द रिएक्शन फॉर द केमिकल रिएक्शन विथ राइज इन टेम्परेचर कितना,
10 डिग्री सेल्सियस, रेट कांस्टेंट नियरली डबल। अगर हम कभी भी टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाते हैं ना तो लगभग उसकी कांस्टेंट जो होती है, रेट कांस्टेंट होती है, डबल हो जाती है, नियरली डबल हो जाती है। वही बता रहे हैं। फार्मूला आता है आपका तुम्हारा ये k इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई अपॉन में आर टी। देख लो क्या क्या है यहाँ पे, k क्या है, रेट कांस्टेंट पता है, ई ए यहाँ पे क्या, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी, टी क्या है, टेम्परेचर, और आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। हमने सब बता दिया, फार्मूला याद करना है पे। अब देखो टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ द रिएक्शन ड्यूरिंग द डीकम्पोजिशन ऑफ द N2O5 ना। तो टाइम टेकन, क्वेश्चन है तुम्हारे साथ, टाइम टेकन फॉर द हाफ ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द मटेरियल डिकम्पोज 12 मिनट में कितना, 50 डिग्री सेल्सियस। तो 5 घंटे में कितना लगेगा ये बताना तुमको ना, और इतना में। तो इसको क्वेश्चन में आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी इजी है, घबराने की बात। अकॉर्डिंग टू आरहेनियस साइंटिस्ट ने, पता है ना आपको, रिएक्शंस टेक प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द अनस्टेबल इंटरमीडिएट, जिसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, विच एग्जिस्ट फॉर द शॉर्ट टाइम एंड देन ब्रेक अप टू द प्रोडक्ट। हमारे सामने ऐसा प्रोडक्ट होता है, H2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, I2 को ऐसे लिख सकते हैं, HI ऐसे मिलता है या ऐसे मिलता है, बन जाता है 2HI ना, 2HI। ये देखो बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, उसके बाद बनता है प्रोडक्ट। दिखा दें रिएक्शन कैसी हो रही है, कैसे रिएक्शन होती है, ठीक है ना। एक्टिवेशन एनर्जी को समझ लो क्या होती है एक्टिवेशन, द एनर्जी नीडेड टू द फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ द एक्टिवेशन। जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को, वही कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी। इट वेरी लो फॉर द सम रिएक्शंस एंड वेरी हाई फॉर अदर। किसी के लिए बहुत कम होती है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा होती है। ये जो होती है ना एक्टिवेशन एनर्जी, हमेशा पॉजिटिव ही हो सकती है, ठीक। द लार्जर द वैल्यू ऑफ ई, अगर ई की वैल्यू ज़्यादा है तो स्लोअर द रेट ऑफ द रिएक्शन, तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगी हमारी, कम होगी। ई की वैल्यू ज़्यादा, रेट कम। देख लो, यह रही हमारी क्या, मॉलिक्यूल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी। ग्राफ ऐसा बनता है, यहाँ पे जो होती है ना मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी ये है। तो इस प्रकार लगभग हमने खत्म कर दिया ना चैप्टर कुछ आरएनएस इक्वेशन। देखो आरएनएस इक्वेशन लर्न कर लेना, जान दे के क्या है, रेट कांस्टेंट ए जानते हो तुम, ई रेट, ई क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, ठीक। नेचुरल लॉगरिथमिक, अगर इसको मैं इसके रूप में कन्वर्ट करूँ तो ln k आता है माइनस ई अपॉन में आर टी ln a आता है ना, इसको ध्यान देनी है आपको। आरएनएस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, सीधे पूछता है कुछ। देखो यहाँ पे फास्ट करने का रीजन है, यहाँ पे कुछ समझाने लायक नहीं, सीधे लर्न करना है। आरएनएस इक्वेशन सीधे पूछता है, यह होता है तुम्हारा ln k माइनस ई अपॉन में आर टी प्लस ln a। ध्यान देना, आप क्या चीज़ें जानते हो बता दिया ना इसको मैं, तो घबराना मत यहाँ पे। आरएनएस इक्वेशन कितना है, इसको क्या इन्होंने कर दिया, यह पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। पीछे का हमें जितने बताया है याद करने वाला, सब यहाँ पे एक ही स्लाइड में है, तो तुम याद कर लेना यहाँ पे ना। अफेक्ट ऑफ कैटालिसिस ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन, कैटालिस्ट का क्या यूज होता है। कैटालिस्ट जो होता है एक सब्सटेंस होता है जो अल्टर करता है रेट ऑफ द रिएक्शन को विदाउट सेल्फिंग द अंडर, मतलब कि रेट को बढ़ाता है, रेट को घटाता है, किसका काम होता है, कैटालिस्ट का कार्य होता है। इफेक्ट ऑफ द कैटालिस्ट ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन, क्या होता है रेट ऑफ द रिएक्शन में इफेक्ट कैटालिस्ट का यूज, जो ही बताया, कभी बढ़ा देता है कभी घटा देता है, ठीक है ना। कोलिजन थ्योरी जो कि लास्ट टॉपिक है तुम्हारा, कोलिजन थ्योरी। यहाँ से तुम्हारे सामने एक यह फार्मूला आएगा ना, रेट इक्वल टू जेड ए बी ई की पावर माइनस ई अपॉन में आर टी। जेड ए बी क्या है, द नंबर ऑफ द कोलिजन, कितने कोलिजन हो रहे हैं पर सेकेंड में ना, और ई की पावर माइनस ई अपॉन में आर टी, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल विद द एनर्जी इक्वल टू द ग्रेटर देन ई। कोलिजन थ्योरी कंटिन्यूड, आगे यहाँ पे देख रहे हैं कि द प्रॉपर ओरिएंटेटेड ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लीड टू द बॉन्ड फॉर्मेशन इन प्रॉपर ओरिएंटेशन मेक देम सप्लाई अ सिंपली बाउंस्ड बैक एंड द नो प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड। देखो ऐसी होती है हमारी क्या, ऐसे दो रिएक्टेंट हमारे होते हैं, मिलते हैं, तो यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स के बाद किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। पीछे हमने पढ़ा है इसको। कोलिजन थ्योरी का हमारे सामने यह रहा एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सीधे इसको लर्न करना है, ठीक। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर हो गया खत्म भाई। धन्यवाद, मैंने पूरा डिटेल में हर देखो टॉपिक कुछ नहीं छोड़ा, थोड़ा सा लास्ट में फास्ट करवाया क्योंकि वो चीज़ तुम्हारा रटने वाला था, याद करने वाला था। आरएनएस इक्वेशन सीधा पूछा जाएगा, आरएनएस को समझाना नहीं पड़ेगा, ये क्या भाई साइंटिस्ट ने इन्होंने इक्वेशन दी है, सीधा याद करना है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसी प्रकार की वीडियो चैनल पर आती रहेगी। धन्यवाद।